हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि अब वुज़ो के पास पोजीशन के साथ साथ डोमिनेशन की पावर भी आ चुकी थी, बट अभी डोमिनेशन की पावर नहीं थी, इसीलिए वो उसे अनलिश नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो गूचेन से अगले दिन जियांगी यूनिवर्सिटी में चलने को कहता है, क्योंकि अगले दिन एंट्रेंस सेरेमनी थी जहां उसे अपने पेरेंट्स को लेकर जाना था, बट उसके पास तो कोई पेरेंट्स ही नहीं थे, इसलिए वो गूचेन से कहता है। इसके बाद अगले दिन हम जियांगी यूनिवर्सिटी के न्यू स्टूडेंट एंट्रेंस सेरेमनी को देखते हैं, जहां पर कई सारी लड़कियां आई होती हैं और वो किसी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं और ब्लश कर रही होती हैं। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं, गूचेन और वांगजू होते हैं। तभी वांगजू गूचेन से कहता है कि मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि आज तुमने ये अलग सा डिसेंट सा लुक लिया है, और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई कजन भी है। दरअसल वो उसकी टांग खींच रहा था, जिस पर गूचेन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी में इसलिए प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, और वैसे भी जियांगी की वेलकम पार्टी में हाई क्लास बफेट सर्व किए जाते हैं जिन्हें कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। अब ये सुनकर वांगजू से कहता है कि इसका मतलब कि आप यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नए बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव विलियम को स्पीच देने के लिए बुलाया जा रहा होता है। तो वहीं हम कोई बिंग को भी खड़ा देखते हैं, जिसके बाद हमारा वांगजू जाता है और उससे कहता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो तुम्हें होना चाहिए था। आफ्टर ऑल जियांगी यूनिवर्सिटी के पूरे हिस्ट्री में सबसे हाई स्कोर तो तुम्हारे ही है। फिर वो कोई बिंग से विलियम के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि विलियम के फादर हमारी सिटी की पुलिस फोर्स के हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं। जिस पर वांगजू कहता है कि एक और अमीर आदमी का बच्चा, ये है तो चाइनीज, बट ये खुद को विलियम कह रहा है, मैं तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूँ। फिर वो कहता है मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी इंसान जो परफेक्ट बनने के लिए बचपन से मेहनत कर रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए कंपटीशन की परवाह भी करेगा। जिस पर कोई भी कहता है कि तुमसे किसने कह दिया कि मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मुझे इसकी बहुत फिक्र है। इसलिए वो दोनों उस लड़के को घूर घूर के देखने लगते हैं, और जितना वो उसे देख रहे थे उतना ही वो उसे ज्यादा डिसलाइक कर रहे थे, और वो लड़का लगातार लंबे चौड़े पकाऊ भाषण दे रहा होता है। तो वहीं हम गूचेन को देखते हैं जो कि मस्त खाना खा के आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो यहाँ यही काम करने के लिए आए थे। नेक्स्ट सीन में हम जियांगी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को देखते हैं, जहां पर अब वांगजू को उसका अपना नया रूम भी मिल चुका होता है, जो कि गूचेन के गंदे ऑफिस से तो काफी अच्छा था, इसलिए वो बहुत खुश होता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी विंडो की राइट साइड में गर्ल्स हॉस्टल है, इसीलिए वो अपनी हाई पावर बाइनोकुलर से लड़कियों को देखने लगता है। बट हम देखते हैं कि उसे डोर और कॉरिडोर्स के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है, यहाँ तक कि उसे एक भी रूम नहीं दिखाई देता है। जिसके बाद हमें उस एरिया के बारे में थोड़ा मैप के जरिए समझाया जाता है कि वो एरिया किस टाइप का है और वो कैसे बना। अब कुछ देर बाद वांगजू की तमन्ना पूरी हो जाती है और उसे एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है जो कि स्माइल कर रही होती है। ये देखकर वांगजू सोचता है कि क्या इसने वाकई मुझे देखा और ये मुझे देखकर स्माइल कर रही है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की कुछ अजीब सी हो जाती है और उसकी खाल गायब होने लगती है और वो पूरी तरीके से एक घोस्ट बन जाती है, जो कि सीधे वांगजू की तरफ झपट्टा मारती है। ये देखकर बेचारा घबरा जाता है कि वो एक घोस्ट है और डर के मारे पीछे गिर जाता है। और यूनिवर्सिटी में अब एक घोस्ट को अपने सामने देखकर उसे बिलीव हो जाता है कि वाकई यूनिवर्सिटी में कोई घोस्ट है। जिसके बाद वांगजू थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए फिर से चेक करता है और वो देखता है कि अब वहां घोस्ट नहीं है, बल्कि वहां कई सारी लड़कियां हैं जो कि पहले नहीं थी। इसलिए वो सोचता है कि क्या वो इल्यूजन था या फिर वो घोस्ट उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अब वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसका गेट नॉक होता है। ये सुनकर ही बेचारा डर जाता है और उसे लगता है कि शायद वो घोस्ट उसके पास आ गई है। बट हम देखते हैं कि वहां कोई भूत नहीं होता है, वहां तो कोई बिंग होता है जो कि वहां उससे बात करने के लिए आया था। और जैसे ही कोई बिंग उसे अपने बारे में बताता है तो वांगजू गेट ओपन करते हुए उससे कहता है कि तुम आने से पहले कॉल क्यों नहीं कर सकते थे। तुम आधी रात में अगर ऐसे किसी का भी गेट नॉक करोगे तो तुम सामने वाले बंदे को तो हार्ट अटैक से मार ही डालोगे। तो कोई बिंग अंदर आते हुए उसे बताता है कि वो यहाँ हो रहे इंसिडेंट की केस की फाइल को ले आया है, इसलिए वो उसे उस फाइल को देखने के लिए कहता है। जिस पर वांगजू से कहता है कि मुझे और कोई काम नहीं करना है, अब तुम जल्दी से बताओ कि इसमें क्या क्या लिखा है। जिस पर कोई बिंग बताना शुरू करता है कि 20 साल पहले एक महीने में ही 4 स्टूडेंट्स की मौत हुई थी। उसमें से एक कपल भी था जिसमें से लड़के का नाम गु युक्जिन था और लड़की का नाम चेन फेंग था। गु युक्जिन को तैरना नहीं आता था, बावजूद इसके वो यूनिवर्सिटी की झील में डूबा हुआ पाया गया और र्यूमर्स के मुताबिक शायद वो कोई साइको किलर था। और बताना शुरू करता है कि सस्पेक्ट का नाम ली याओ हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि उसने जेलसी के कारण गु युक्जिन को मार डाला था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए ये केवल अफवाह थी। हालांकि एक हफ्ते बाद ही चेन फेंग के कमरे में आग लग गई और इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक उसके कमरे के दरवाजे और खिड़कियों से छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी वजह से वो कमरे में फंस गई और जलकर मर गई। जिस पर वांगजू कहता है कि ये जरूर उस सस्पेक्ट नहीं किया होगा, उसने पहले गु युक्जिन को मार डाला, बावजूद उसके उसे चेन फेंग नहीं मिली, इसीलिए उसने उसे भी मार डाला। तो कोई भी उससे कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ली हुआ की भी मौत हो गई और वो भी झील में डूबा हुआ पाया गया। अजीब बात यह है
कि वो एक अच्छा तैराक माना जाता था, बावजूद उसके उसका शरीर बाकी लोगों की तरह ही अजीब स्थिति में पाया गया। और बताता है कि ली यो हुआ की मौत के कुछ दिन बाद ही एक लड़की जू जाओमी की भी उसी तरीके से मौत हो गई जिस तरीके से चैन फेंग को मारा गया था। जिस पर वांग जू से पूछता है कि जब ये सब हुआ तब कोई सोल हंटर यहाँ पर आया था कि नहीं, जिस पर कुई बिंग उसे बताता है कि सर कैट यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ 20 साल पहले ये बात की, जिसके बाद उन्होंने इस केस को सुलझा लिया और मौतें भी होना रुक गईं। और बताता है कि ये यूनिवर्सिटी कोई पीसफुल प्लेस नहीं है और ऐसा लगता है कि इन 20 सालों में और भी कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, इसलिए उसे चिंता होती है कि यहाँ कई सारी बैड सोल्स भी घूम रही होंगी। तो वांग जू से चिल्लाते हुए पूछता है कि अगर गु चेन ने तुम्हें बताया था तो मुझे क्यों नहीं बताया, वो उसमें खाना नहीं खा रहा था क्या? तो कोई विंग वांग जू से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि सर कैट एक यूजलेस ओल्ड मैन है, वो तो अपनी जवानी में ही काफी जल्दी सर कैट के टाइटल को हासिल कर चुके थे। तो वांग जू मुंह बनाते हुए नाराज होते हुए कहता है कि अच्छा तुम दोनों ही टैलेंटेड हो, मैं तो यहाँ बस तीसरे पहिए की तरह इधर उधर पड़ा हुआ हूँ। जिसके बाद कोई विंग अपना लैपटॉप बंद करते हुए वांग जू से चलने के लिए कहता है, जिस पर वांग जू पूछता है कि कहाँ चलना है। तो बताता है कि हम लेक को चेक करने के लिए जा रहे हैं, भले ही हमें वहां पर कुछ न मिले बट हमें वहां पर कुछ भटकती हुई आत्माएं जरूर मिल जाएंगी। तो वांग जू से कहता है कि आज रात तो मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ, अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो हम कल चल सकते हैं क्या? उसके ऐसा बोलते ही उसका बायनोकुलर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी पोल खुल जाती है और फिर बेचारा डर के मारे पूरा पसीना पसीना होने लगता है, इसलिए अब उसे कुई बिंग के साथ जाना पड़ता है। जिसके बाद हम कुई बिंग और वांग जू को एलिवेटर में देखते हैं, जहां बेचारा वांग जू अब भी काफी शर्मिंदा होता है और वो एलिवेटर लगातार नीचे जा रहा होता है, जहां से वो 5, 6, 3, 2, 1 फ्लोर्स को क्रॉस करते हुए नीचे माइनस में जाने लगता है। अब लगातार एलिवेटर को माइनस में जाता देख वांग जू परेशान होने लगता है और कुई बिंग से कहता है कि ये एलिवेटर तो लगातार नीचे ही जा रहा है, जिस पर कुई बिंग कहता है कि मुझे पता है, और हम इसी के साथ उसके हाथ में एक इक्विपमेंट को भी देख पाते हैं। जिसके कुछ देर बाद ये एलिवेटर -18 फ्लोर पर जाकर रुकता है और जैसे ही वो ओपन होता है तो हम देखते हैं कि वांग जू बेचारा बहुत घबराया हुआ होता है। जिसके बाद हम एलिवेटर के सामने किसी के पैरों के निशान देखते हैं और सामने वहीं दीवार पर लिखा होता है हेल्प मी, और ये शायद खून से लिखा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।